हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू लर्नर जोन। इन न्यूज़ में आपका स्वागत है। हम लोग रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पे सीरीज में हम लोग थे। उसमें हमने ये डिसाइड किया था कि हम लोग इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को 5 स्टेप्स में या 5 पार्ट में या 5 लेक्चर में कवर करेंगे, जिसमें कि शुरू के 4 पार्ट जो हैं वो हम लोग कर चुके हैं। पहला पार्ट हमने किया था कैलेंडर ऑफ इवेंट्स रिगार्डिंग रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। दूसरे पार्ट में हमने मिन्स्क एग्रीमेंट के बारे में देखा था। इन थर्ड पार्ट वी डेल्ट विद सर्जिंग ऑयल प्राइसेस। चौथे पार्ट में हमने देखा था यूक्रेन के बारे में, उसकी ज्योग्राफी, उसकी पॉलिटिकल कंडीशन और इकोनॉमिक कंडीशन। और एट प्रेजेंट हम लोग अपने लास्ट पार्ट में हैं। लास्ट पार्ट में हम लोग करने जा रहे हैं आज कि व्हाई रशिया अटैक्ड यूक्रेन। आखिर ये जो कॉन्फ्लिक्ट है जिसमें कि हम लोग एट प्रेजेंट ये देख रहे हैं कि रशिया ने यूक्रेन के ईस्टर्न पार्ट पे अटैक कर दिया है, तो आखिर ऐसा क्यों किया रशिया ने? इसके पीछे हम लोग देखेंगे तो इसके पीछे दो मेजर रीजंस हैं जिनको अभी हम लोग देखेंगे। अगर शुरुआत में देखें तो द कॉन्फ्लिक्ट बिगैन आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द सोवियत यूनियन and Ukraine's desire to move closer to the European Union and the United States। अगर हम लोग ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट है और उसमें आगे देखें कि रशिया ने आखिर में अटैक आखिर क्यों किया है, तो इसमें हमें ये देखने में आता है कि जो मेजर रीजन है वो यही है कि यूक्रेन कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन में शामिल होना चाहता था, उसके क्लोज जाना चाहता था, जो कि शायद रशिया को पसंद नहीं था। तो सबसे पहला रीजन हमारे सामने यही है कि यूक्रेन्स डिजायर टू एंटर इनटू नाटो। खासकर पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ ईयर्स में अगर हम लोग देखें तो वहां के जो लीडर हैं यूक्रेन के, वोलोदिमीर जेलेंस्की, उन्होंने कोशिश की, ही ट्राइड टू एंटर द नाटो। और हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि नाटो जो है एक अपोजिंग ग्रुप है रशिया के। तो ऑब्वियस सी बात है, रशिया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि उसके बगल का एक पड़ोसी देश, एक नेबर, और खासकर वो नेबर जो कि कभी ना कभी यूएसएसआर में था और यूएसएसआर के फ्रेगमेंटेशन से या उससे टूटने से बाहर निकला, वो जाके जो विरोधी खेमा है या जो अपोजिट ग्रुप है उसमें चला जाए। तो ये एक मेजर रीजन था। इसके अलावा हमें ये भी देख लेना चाहिए कि आखिर यूक्रेन क्यों नाटो में शामिल होना चाहता था। तो ये कहा जा रहा है कि यूक्रेन में कुछ लोगों का ये विचार था कि रशिया जो है, रशिया लगातार यूक्रेन की सॉवरेनिटी जो है, यूक्रेन की अखंडता, सॉवरेनिटी, उससे कहीं ना कहीं उससे खिलवाड़ कर रहा था या कहीं ना कहीं उसमें शायद वो अड़चन सामने ला रहा था। और यूक्रेन को ऐसा डर था, वो फियर था कि आगे चल के हो सकता है रशिया जो है यूक्रेन पे फुल फ्लेज्ड वॉर या फुल फ्लेज्ड अटैक ना कर दे। ऐसे में यूक्रेन अपने आप को सिक्योर रखना चाहता था और इस वजह से जो रशिया का जो अपोजिट ग्रुप था या अपोजिट खेमा था उसमें शामिल होना चाहता था नाटो में, ताकि एडवर्स कंडीशंस में नाटो जो है वो यूक्रेन की हेल्प कर सके अगेंस्ट रशिया। बाकी रशिया का क्या व्यू पॉइंट था यूक्रेन के नाटो में एंट्री को लेके, तो ये हमने अभी देख ही लिया है कि फॉर इट्स पार्ट रशिया सेज दैट नाटो, द मिलिट्री अलायंस लेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स एंड विच नाउ हैज द बिगेस्ट यूरोपियन क्राइसिस। हमने पहले भी देखा है कि नाटो की वजह से कई जगह पे क्राइसिस की भी सिचुएशन आ गई थी, मस्ट नेवर ऑफर मेंबरशिप टू यूक्रेन। ये रशिया का ऐसा मत था, which gained its independence when the Soviet Union dissolved about 30 years ago। ठीक है, रशिया के साथ ये भी था कि वो नहीं चाह रहा था कि यूक्रेन, जो कि एक तरह से कभी यूएसएसआर का ही भाग था, जो एक मान सकते हैं हम लोग कि अब बिगर रशिया, उसको हम लोग यूएसएसआर बोल सकते हैं, तो उसी से एक भाग टूट के निकला यूक्रेन के रूप में। तो रशिया बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था कि वो यूएसए या यूरोपियन यूनियन के साथ जाए। इसके अलावा सेकंड रीजन यहाँ पे एक और है। सेकंड रीजन ये है कि रशिया से बहुत सारा गैस जो है
वो यूरोप को एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है, और थ्रू पाइपलाइंस है ये। अब ऐसे में क्या है कि रशिया को डिपेंड होना पड़ता है किस पे, तो यूक्रेन पे, क्योंकि यूक्रेन रशिया के ठीक वेस्ट में है। तो अगर मान लीजिए रशिया को अगर यूक्रेन के थ्रू गैस भेजना था वेस्ट यूरोप में, तो ऐसे में यूक्रेन जो है, जो उनके प्रेसिडेंट एट प्रेजेंट हैं वोलोदिमिर जेलेंस्की, उन्होंने क्या किया था कि चार्जेस बढ़ा दिए थे, और लगभग लगभग एट प्रेजेंट अगर आप देखें तो जो गैस पाइपलाइन पे जो यूक्रेन जो चार्ज लगा रहा था, वो गैस जो है उसमें गैस जा रहा था रशिया से यूरोप को, लेकिन चूंकि यूक्रेन की टेरिटरी से होके गुजर रहा था, ऐसे में यूक्रेन ने उस पर ढेर सारे चार्जेस लगा रखे थे, और वो लगभग लगभग आप देखिए कि पूरे यूक्रेन की जो जीडीपी थी उसका लगभग लगभग 3.8% जो है वो अकेले वो चार्जेस बना दे रहे थे। इसका मतलब है कि यूक्रेन को अच्छा खासा मुनाफा हो रहा था, उससे एक अच्छी खासी अर्निंग हो रही थी उस गैस पाइपलाइन से, जो कि रशिया से यूरोप की तरफ जा रही थी। अब ऐसे में रशिया या रशिया के जो प्रेसिडेंट थे उनको ये लग रहा था कि अगर मान लीजिए वो यूक्रेन को इन्वेड करते हैं, तो ऐसे में जो सेवरल मिलियन ऑफ डॉलर जो यूक्रेन को दिया जा रहा है रशिया की तरफ से, सिर्फ और सिर्फ वो जो गैस पाइपलाइन है वो यूक्रेन से होके गुजर सके, तो अगर मान लीजिए रशिया यूक्रेन पे इन्वेड करता है, तो रशियन प्रेसिडेंट को ये लग रहा था कि शायद वो जो पैसा जो यूक्रेन को दिया जा रहा है उसको बचाया जा सकता है, ठीक है। हालांकि रशिया ने पहले इस कॉन्फ्लिक्ट से बचने की कोशिश भी की थी, है ना, जब रशिया डिसाइडेड टू बिल्ड अ न्यू गैस पाइपलाइन दैट विल कनेक्ट इट विद जर्मनी, है ना, जिसमें कि यूक्रेन से होके वो पाइपलाइन नहीं गुजरनी थी। लेकिन इस पे जो काम था वो इट वाज स्टॉप्ड बाय यूरोपियन यूनियन इन 2021, क्योंकि यूरोपियन यूनियन को ऐसा लगा कि आगे चल के हो सकता है रशिया जो है उस गैस पाइपलाइन को एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल करे, वेपन के तौर पे इस्तेमाल करे, है ना। और वो कैसे इस्तेमाल करेगा, तो प्रेशर बना के, जियो पॉलिटिकल प्रेशर। चूंकि गैस पाइपलाइन एक एनर्जी का एक पाइपलाइन हो गया, और रशिया बार बार उसको यूज कर सकता था कि भाई हम आपकी गैस पाइपलाइन बंद कर देंगे, हम आपके गैस की जो आपूर्ति है उसको बाधित कर देंगे। तो ऐसे में शायद यूरोपियन यूनियन को यह डर लगने लगा था कि हो सकता है आगे चल के रशिया कुछ इस तरह के काम करेगा। तो ऐसे में जो रशिया ने जो दूसरी वाली जो पाइपलाइन जो यूक्रेन से होके नहीं गुजर रही थी, उसको जो बनाना शुरू किया गया था, है ना, जो कि जर्मनी तक जाना था, उसको यूरोपियन यूनियन ने रोक दिया, उस पे काम रुक गया। अब रशिया को क्या था कि अब वो ऐसा पाइपलाइन जो बन रहा था जो यूक्रेन को एक तरह से बाईपास कर रहा था, उस पे भी काम रुक गया। इसके अलावा यूक्रेन जो था, जो उसके यहाँ से जो गैस पाइपलाइन जा रही थी यूरोप को, उस पे वो बहुत ज्यादा चार्जेस ले रहा था। तो रशिया के लिए कहीं ना कहीं एक इकोनॉमिक रीजन जरूर बनता है यहाँ पे, कि उसके कारण से कहीं ना कहीं वो शायद प्रेरित हुआ हो अटैक करने के लिए। इसके अलावा देखेंगे एक और थर्ड मेजर रीजन यहाँ पे हमें ये दिखाई पड़ रहा है, जो एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया था, ठीक है। हमें बहुत अच्छे से पता है कि 2014 में 2014 में रशिया ने क्रीमियन पेनिनसुला जो है, जो कि यूक्रेन के साउथ में है, जो हमने पिछली बार में देखा था जब हम लोग यूक्रेन की ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, उसमें हमने देखा था कि क्रीमिया जो है एक्सट्रीम साउथ में है, ब्लैक सी के पास में। तो जो क्रीमियन पेनिनसुला को पे जो अटैक किया रशिया ने, और उसको एक तरह से पूरी तरह से तहस नहस कर दिया, तो एक जो रशिया को एक तरह से जो एक्सपीरियंस मिला वो यही मिला कि यूक्रेन पे अटैक किया जा सकता है, और इसके अलावा यूक्रेन में कुछ हद तक अपनी बातें मनाई जा सकती हैं, और कुछ इस तरह के काम किए जा सकते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं रशिया को शायद ये बढ़ावा मिला और ये कॉन्फिडेंस आया कि वो दोबारा यूक्रेन में अटैक कर सकता है। तो नतीजा यही था, हमें जो डॉनबास रीजन है, जो लुहांस्क और दोनेत्स्क की जो बात हम लोग कर रहे थे पिछले लेक्चर्स में, तो वहां पे रशिया ने अटैक किया। तो ये तीन मेजर रीजंस जो हमें दिखाई पड़ रहे हैं, वो सबसे पहला जो यूक्रेन का डिजायर था नाटो में एंटर करने का, जो कि रशिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं था।
इसके अलावा इकोनॉमिक जो कॉन्फ्लिक्ट था वो, और इसके अलावा थर्ड एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया, जिसने कि शायद रशिया को एक तरह से बढ़ावा दिया कि वो अटैक कर सके। आई होप ये पार्ट आपको पसंद आया होगा। तो इस तरह से हमारा जो 5 पार्ट का जो सीरीज था रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पे, वो यहाँ पे खत्म हो रहा है। हम लोग नजर बनाए हुए हैं जो भी आगे डेवलपमेंट्स होंगे तो हम लोग आगे चल के इस सीरीज को एक्सटेंड करेंगे। अगर मान लीजिए कुछ और लेक्चर्स की जरूरत पड़ती है तो हम लोग जरूर इसमें कंटिन्यू करेंगे, पार्ट 6 पार्ट 7 लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।